स्टूडेंट, तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस टॉपिक के अंदर हमने अब तक क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होता है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के अंदर ओम्स लॉ स्टडी करते करते हमें एक कांस्टेंट मिला, उस कांस्टेंट का नाम हमने रेजिस्टेंस रखा। बाद में रेजिस्टेंस को स्टडी करते करते हमें रेजिस्टिविटी नाम का एक कांस्टेंट मिला, उस कांस्टेंट का नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया, उसका फार्मूला बोल दिया। उसके रेसिप्रोकल को हमने कंडक्टिविटी बोला। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, और बाद में रेजिस्टेंस का डिटेल स्टडी करते वक्त ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा 4 फैक्टर के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और मटेरियल के ऊपर। तो ये सब कुछ स्टडी करते करते हम यहाँ तक आए हैं बच्चों। अब हम जा रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। अगर अलग अलग वैल्यू के रजिस्टेंसेस और अलग अलग वैल्यू के रजिस्टेंसेस के रजिस्टर्स को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो टोटल रजिस्टेंस क्या होगा। अगर हमने उसी रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो किस प्रकार उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बाद में हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में किस प्रकार इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। लेटर ऑन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर हर कोई ब्रांच के अंदर का करंट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हम किरचॉफ्स लॉ को याद करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ से पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस अराइजेस ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, इसका स्टडी करना है बच्चों। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स इसकी स्टडी की है, मगर अब हम रजिस्टर के कॉम्बिनेशन का स्टडी करने वाले हैं। सिमिलैरिटी दोनों में है मगर कॉन्वर्स सिमिलैरिटी है। मतलब क्या, जो फार्मूला हम कंडेंसर के कॉम्बिनेशन में सीरीज के लिए यूज किया था वो यहाँ पैरेलल के लिए बनता है, और जो कंडेंसर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला यूज किया था वो यहाँ सीरीज के लिए बनता है। हम बोले इसीलिए बनता है, ऐसा नहीं है बच्चों। तो हमें वो प्रूव करना है, तो किस प्रकार वो उल्टा होता है ये भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। लेट अस कंसीडर द 3 रजिस्टर्स हैविंग वैल्यूज R1, R2 एंड R3। R1 वैल्यू का रजिस्टर, R2 का रेजिस्टेंस का वैल्यू है, R3 रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ऐसे 3 रजिस्टर्स हैं और ऐसे 3 रजिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो इफेक्टिव क्या मिलेगा। यह है R1, यह है R2, तीनों का सीरीज। अब फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं बच्चों, कब कब कहा गया है, कब किसी से कहोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बोलेंगे। अगर सिर्फ दोनों में एक जंक्शन कॉमन होता है तब उन दोनों को सीरीज कहलाते हैं। बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो जरूरी नेसेसरी कंडीशन है ना, वो बताने जा रहा हूं। अगर सिर्फ दोनों कंपोनेंट के अंदर सिर्फ एक जंक्शन कॉमन हो, सिर्फ दोनों में एक जंक्शन कॉमन हो, तब उन दोनों को सीरीज कहो। अगर ए एंड बी के बीच में एक जंक्शन कॉमन है, उनको सीरीज में कहो। बी एंड सी के बीच में एक जंक्शन कॉमन है, उसको सीरीज में कहो। सी एंड डी के बीच में एक जंक्शन कॉमन है, इसको सीरीज में कहो। अगर ए बी के साथ सीरीज है, बी सी के साथ सीरीज है, सी डी के साथ सीरीज है, तो ये सब मिलकर सीरीज होता है बच्चों।
ये देखो इन दोनों के बीच में ये जंक्शन कॉमन है, इन दोनों के बीच में ये जंक्शन कॉमन है, तब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये तीनों के तीनों सीरीज हो गए। तो बच्चों ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम इस सोर्स ऑफ ईएमएफ कहते हैं उसको, ये क्या देता है उसके बारे में हम कहेंगे। जब रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पूरा हो गया ना, नेक्स्ट हेडिंग मिलेगी आपको सोर्सेस ऑफ ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, और किस प्रकार हम सेल को हम कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल और अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स ऐसे कहते हैं। तो चलो एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम हमारा ये है, अगर हमने 3 रजिस्टर को सीरीज में जोड़ दिया एक सेल के साथ, बैटरी सॉरी ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, V इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। बच्चों बैटरी का काम क्या है? एनर्जी देना। किसको एनर्जी देना? चार्जेस को एनर्जी देना। और वो क्या कहती है, देख एक चार्ज को बोलती हो, देख चार्ज इधर आ, एक यूनिट चार्ज को बोलती है इतना एनर्जी लेके जा, एक बार घूम के आ जा पूरे सर्किट में से। तो यूनिट चार्ज को एक बार घूमने के लिए दिए हुए एनर्जी को हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। उस सेल का ईएमएफ, वो सेल कभी भी पार्शियलिटी नहीं करेगी, हर ईच एंड एवरी यूनिट चार्ज को वो इक्वल एनर्जी देती है, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है उसका बाद में स्टडी करेंगे बच्चों। अब जैसे ही इस बैटरी से वो एनर्जी लेगा, इस सेल से वो चार्ज एनर्जी लेगा और दौड़ने लगेगा, तो ये चार्ज वाला एनर्जी लिया है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। सपोज इट इज V है, तो वो एनर्जी लेता है, भागता है, मगर इस रजिस्टर को क्रॉस करने के लिए उसको कुछ एनर्जी स्पेंड करना होता है, कुछ एनर्जी गंवानी पड़ती है, लूज करना होता है। क्यों? ये बदमाश उस चार्ज को अपोज करेगा, तो अपोजिशन की वजह से कुछ एनर्जी उन्होंने लूज किया है। तो पार्ट ऑफ गिवन एनर्जी इज वेस्ट, is lost by that charge during the propagation through this resistor। इस रजिस्टर के थ्रू अगर चार्ज जा रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी लॉस हुआ है उस एनर्जी को हम बोलेंगे V1 अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ गई है। चलो अब जितने चार्जेस इसमें से क्रॉस हो रहे उतने ही चार्जेस सब के थ्रू जाएंगे, तो करंट तीनों के लिए सेम रहेगा बच्चों। तो अगर 10 चार्ज उन्होंने भेजा है तो 10 चार्ज वापस आएंगे वो वापस, मगर खाली हाथ आएंगे। जा रहे हैं भर हाथे तो आ रहे हैं खाली हाथे, तो खाली हाथ से आएंगे, भरते हाथ जा रहे, मगर यहाँ कुछ बांट रहे, यहाँ कुछ बांट रहे, बांटते बांटते खाली हाथ वो लौट रहे हैं, मगर एक ही चार्ज लॉस नहीं होना चाहिए। जितने चार्जेस को सेल ने भेजा है वो सब के सब चार्ज वहां आना ही है। तब हम कहते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इक्वल होते हैं। रेट ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होता है। अगर इस रजिस्टर के थ्रू का अगर करंट जितना जा रहा है ना, उतने ही चार्ज इसके थ्रू जा रहे हैं, उतने ही चार्ज उतने ही रेट से जा रहे हैं, तो करंट तीनों के लिए करंट सेम होता है बच्चों। आपको समझाने के लिए यहाँ एक एग्जांपल बताता हूँ। छोटा सा पाइप है ये, उसको बड़े पाइप को जोड़ दिया है, बाद में उससे बड़े पाइप को जोड़ दिया है। देखो बच्चों ऐसे अलग अलग साइज के पाइप हैं, है ना, तो अलग अलग साइज के पाइप है। तो इसका रेडियस सबसे छोटा, उससे छोटा ये, बड़ा ये, उससे बड़ा ये है। तो देखो बच्चों यहाँ अगर ओपनिंग है, अगर यहाँ से 10 बूंद नीचे आते हैं, समझना 10 बूंद यहाँ से इधर आ गए, 10 बूंद ही यहाँ से इधर आ गए। अगर यहाँ से 50 बूंद नीचे गिर गए तो 50 बूंद ही यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे। देखो इसके थ्रू कितना जा रहे हैं? 50 बूंद, इसके थ्रू भी 50 बूंद, इसके थ्रू भी 50 बूंद।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होता है। ऐसा नहीं है इसका बड़ा साइज है इसीलिए उसके थ्रू ज़्यादा करंट जाएगा, गलत। जब तक ये परमिशन नहीं देगा जाने के लिए तब तक पूरा स्टॉक है, भर के है, ये पानी से भरा है, ये पानी से भरा है, ये फुल पानी से भरा है। इसके अंदर भरा हुआ पानी कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, मगर फ्लो होने का जो रेट है वो इक्वल है। अगर 1 सेकंड में 10 बूंद गए तो 1 सेकंड में 10 बूंद इस पाइप से इसमें आएंगे, उसी वक्त 1 सेकंड में 10 बूंद ही इस पाइप से इधर आएंगे। तो हर पाइप से कितने बूंद ट्रांसफर हो रहे हैं? 10 बूंद। इसका मतलब रेट ऑफ करंट सेम है। उसी तरह बच्चों, चाहे क्यों पाइप का साइज कम ज़्यादा क्यों ना हो, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जितना फ्लो इससे जा रहा है उतना ही फ्लो इससे जाएगा, जितना ही फ्लो इससे जाएगा, करंट ऑफ द वाटर सेम रहेगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में वाटर का फ्लो सेम होता है। उसी तरह बच्चों यहाँ पे भी 3 रजिस्टर्स अगर सीरीज में जोड़ते हैं ना तो करंट सेम रहेगा। तो चलो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर में चार्जेस इक्वल थे, अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल होता है, करंट इक्वल होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर तीनों के साथ तीनों के भागता हुआ करंट अगर सेम है तो बताओ बच्चों, तो रजिस्टर से अलग है, अपोजिशन अलग है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ओम्स लॉ यूज करो ना बच्चों, I इंटू आर। सबके लिए I इक्वल है, तो इनके लिए I कांस्टेंट, इनके लिए भी I कांस्टेंट, इसके लिए भी I कांस्टेंट। तो जब I कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड रहेगा रजिस्टर के ऊपर। तो जैसे जिसका ज़्यादा अपोजिशन उसके अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कहेंगे अगर तीनों के लिए सेम करंट है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों के लिए सेम करंट होता है बच्चों। अगर तीनों के लिए सारखंच करंट असेल तर रजिस्टरच्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या असल्यामुळं त्याच्या अक्रॉस मधला पोटेंशियल डिफरन्स वेगवेगळा मिळतो। मग चला, R1 रजिस्टर असल्यामुळं V1 पोटेंशियल डिफरन्स, R2 रजिस्टर्स असल्यामुळं V2 पोटेंशियल डिफरन्स, R3 रजिस्टर्स असल्यामुळं I इंटू R3 V3 पोटेंशियल डिफरन्स। परंतु या तिघांची जरी बेरीज केलात ना तर हे आलं कुठून, इथली एनर्जी आली कुठून, एका चार्जला हे पोटेंशियल डिफरन्स, इथं काही एनर्जी, इथं काही एनर्जी, इथं काही एनर्जी गेली, हे दिली कोणी, बॅटरीनं दिली। मग या तिघांची बेरीज म्हणजेच ही वापरलेली एनर्जी आहे, सप्लाय केलेली एनर्जी इथून आहे। मग येताना तो खाली हात चाललाय आणि जाताना भरून हात चाललेला आहे, भरलेल्या हातानं तो जातोय आणि रिकाम्या हातानं खाली येतोय चार्ज, म्हणजे त्यांनी सर्वच्या सर्व घेतलेली एनर्जी बॅटरीची इथं काही वापरली, इथं काही वापरली, येताना खाली आला म्हणजेच सर्वच्या सर्व एनर्जी वापरली त्यांनी। मग बाय ॲडिशन लॉ ऑफ पोटेन्शियल तर V1 प्लस V2 प्लस V3 बरोबर काय येणार, टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स येणार। म्हणून सिंपल लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ द पोटेन्शियल, करंट समान असल्यामुळे इथं पोटेन्शियल डिवाइड होतं रजिस्टरच्या किमतीवरून आणि म्हणून V1 V2 V3 इक्वल टू V आलं। मग किमती ठेवा बाळांनो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल टू V आहे। कॉमन काढा, I कॉमन निघतं, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू V अपॉन I आहे। तर मला सांगा V कोण आहे हो, टोटल पोटेंशियल डिफरन्स कनेक्टेड टू दिस सिस्टीम। या पूर्ण अख्ख्या 3 रजिस्टरच्या सिरीज कॉम्बिनेशनची सिस्टीम बनवलाय, त्या सिस्टीमला टोटल पोटेंशियल डिफरन्स दिला V आणि तिघातूनही जाणारं टोटल करंट किती चाललंय, I चाललंय। तर मग टोटल पोटेंशियल डिफरन्स अपॉन टोटल करंटला म्हणतोय टोटल रेजिस्टन्स, त्याला इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स म्हणायचं। R इफेक्टिव्ह इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। In this way, the effective resistance of the combination of the 3 resistors is given by R effective equal to R1 plus R2 plus R3। अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो इथं R1 प्लस R2 प्लस R3 इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स भेटला, याला RS असं म्हणतोय। तर लक्षात घ्या, हेच सिरीज कॉम्बिनेशन आपण
कंडेन्सरमध्ये शिकत असताना ही पॅरललचा फॉर्म्युला आला होता, C1 + C2 + C3 पॅरललमध्ये जोडत होतो, पण रजिस्टरमध्ये सिरीजसाठी तो फॉर्म्युला वापरतोय. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टरचा बेसिक फॉर्म्युला जो आपल्याला समजण्यासाठी 3च रजिस्टरचा घेतला होता, म्हणून 3 रजिस्टर जर सिरीज जोडले तर त्यांचा इफेक्टिव्ह रजिस्टर सरळ सरळ त्या तिघांची बेरीज होते. तर हा झाला. आता याच्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीचे शॉर्टकट तयार करायचे असतील, व्हरायटीज ऑफ क्वेश्चन याच्यावर विचारू शकतात. त्यात पहिला क्वेश्चन असा असतो बाळांनो, समजा आता सांगितलं तुम्हाला सिरीजमध्ये काय सारखं असतं, करंट सारखं असतं. आता मी काय करतोय, समजा 2 रजिस्टर आहेत, एकाची व्हॅल्यू R1 आहे, दुसऱ्याची व्हॅल्यू R2 आहे. ओके बेटा, हां. तर मला आता दोघातलं जाणारं करंट समान भेटणार आहे, पण काय डिवाइड होतं इथं, पोटेन्शियल डिफरन्स डिवाइड होतं. मग पोटेन्शियल डिफरन्स डिवाइड झालं तर मग कशा पद्धतीनं पोटेन्शियल डिफरन्स डिवाइड होतं त्याचा शॉर्टकट फॉर्म्युला काढायचा आहे. अशा समस्या तुमच्यासमोर येतात बाळांनो. एक रजिस्टर 50 ओहमचा आहे, दुसरा रजिस्टर 100 ओहमचा आहे, दोघांना सिरीजमध्ये जोडला असतं, टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स दिला जातो. तर याच्यामध्ये किती पोटेन्शियल ड्रॉप तयार झाला, याच्यामध्ये किती पोटेन्शियल ड्रॉप झाला, त्याचा पटकन फॉर्म्युला काढण्यासाठी तुम्हाला शॉर्टकट सांगतोय. तर विद्यार्थी मित्रांनो पोटेन्शियल डिपेंड करतं रजिस्टन्स, ज्याचा रजिस्टन्स जास्त आहे त्याच्या अक्रॉसमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स जास्त असतं. म्हणून अशा वेळेस टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स दिला, रिमार्क आहेत बरं बाळांनो, जर टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स दिला, हा R1 आहे, हा R2 आहे, दोघांचा सिरीज आहे, आणि मग टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स जर V दिला असेल तर V1ची किंमत कशी काढायचं, तर V1 बरोबर R1 + R2 इंटू टोटल पोटेन्शियल V. म्हणजे ज्याच्या अक्रॉसमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स काढायचं आहे त्याला घ्यायचं, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टन्स इंटू टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स. तसंच V2 बरोबर काय येणार, V2 बरोबर R1 + R2 इंटू V. तुम्हाला टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स दिलं जातं आणि तुम्हाला याच्या अक्रॉसमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स डायरेक्टली विचारलं जातं. तर ज्याच्या अक्रॉसमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स काढायचं आहे त्याला वर घ्या, बेरीज टोटल खाली इंटू टोटल पोटेन्शियल. डायरेक्ट रिलेशन आहे ना, म्हणून ज्याच्या अक्रॉसमधलं काढायचं आहे त्यालाच घ्यायचं वर. इन्व्हर्स जर राहिलं असतं कंडेन्सरमध्ये उलटं केलं होतं आहे का नाही. हां, कारण कॅपॅसिटी ज्याच्या बघा ना V = Q/C होतं ना, तर सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेन्सरमध्ये चार्ज समान होता, ज्याची कॅपॅसिटी मोठी त्याचं पोटेन्शियल कमी होतं. पण तिथं काढताना आपण असं लिहिलं होतं V1 = C2/C1 + C2 इंटू V असं दिलं होतं, आठवतं का. हां, तर इथं काय राहणार, R1/R1 + R2 इंटू V, R2/R1 + R2 इंटू V. तर असं एक शॉर्टकट लक्षात ठेवा. इथं सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्समध्ये करंट सेम राहतं, तर मग काय डिवाइड होतं, पोटेन्शियल डिवाइड. मग कसं डिवाइड होतं, तर अशा प्रमाणात डिवाइड होतं. ते तुम्हाला असं विचारतात व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ PD इज अक्रॉस द R1. टोटल पोटेन्शियल डिफरन्सच्या किती पोटेन्शियल डिफरन्स इथं येतो, म्हणजे V1/V टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स हा फ्रॅक्शन ऑफ PD अक्रॉस R1 आहे. फ्रॅक्शन ऑफ PD अक्रॉस R1 म्हटलं R1/R1 + R2. फ्रॅक्शन ऑफ PD अक्रॉस R2 म्हटलं म्हणजे V2/V काढायचं आहे, म्हणजेच R2/R1 + R2. हा फॉर्म्युला तयार करायचा, हा फॉर्म्युला वापरू शकता. हे काय मी शॉर्टकट सांगतोय म्हणजे चोरून आणत नाही फॉर्म्युले, हे बनवले गेलेत बाळांनो. टोटल रेजिस्टन्स किती आलं, R1 + R2 आलं है ना बेटा. तर R1 + R2 इकडे घेऊन जा. करंट किती चाललं म्हटलं तर V/R1 + R2 आलं. कारण हे बघा ना, हे काय V/R1 + R2 करंट, दोघातलं जाणारं टोटल याच्यातलं करंट आणि एकातलं करंट सेमच राहणार आहे. बघा ना, टोटल करंट किती चाललं म्हटलं तर तुम्ही सांगता V/R1 + R2, राईट. हे आलं बघा V/R1 + R2. आणि याच्या अक्रॉसमधलं करंट किती चाललं म्हणतं V1/R1 लिहिता का नाही. दोघांना मॅच करा बरं, काय येतं, हे V1 इकडे घ्या, R1 वर जातं, तेच फॉर्म्युला येतं. म्हणून हे काय मी चोरून आणलेले आहेत फॉर्म्युले, हे बनवलेत फॉर्म्युले. तर यासाठी शॉर्टकट लक्षात ठेवा. डायरेक्ट रिलेशन असेल तर ज्याच्या अक्रॉसमधलं काढतो त्यालाच घ्यायचं इथं, आणि इन्व्हर्स रिलेशन असेल तर दुसऱ्याला घ्यायचं इथं घेतल्यासारखं आहे ना. तर सिरीज कॉम्बिनेशन शिकलं, फॉर्म्युला काढला आणि पटकन पुढे पळालो असं नाही. त्याच्या व्हरायटीज ऑफ क्वेश्चन तुम्हाला कळल्या पाहिजेत बाळांनो. कितीही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आला ना, फटफट त्याचे तुकडे पाडत चालायचे, आणि तुकडे पाडत चालत की मग शेवटच्या प्रॉब्लेमपर्यंत लॉजिकल क्वेश्चन असतात बाळांनो. करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये जर तुम्ही लॉंग रूटनं चाललात तर खूप वेळ जातो. म्हणून
हे टेक्निक लक्षात ठेवायचं. टोटल पोटेन्शियल माहीत आहे, याच्या अक्रॉसमध्ये किती जातं, याच्या अक्रॉसमध्ये किती जातं. पॅरललमध्ये करंट डिव्हाइड करायचं टेक्निक लक्षात ठेवायचं. तर हे तुम्हाला तात्काळ उत्तरं भेटण्यासाठीचे पॉईंट आहेत बाळांनो, हे ट्रिक्स आहेत ह्या. म्हणून सर्किट सॉल्व करत असताना या ट्रिक्स महत्त्वाच्या असतात. राईट बेटा. तर चला मग आता सिरीज कॉम्बिनेशनमधला पहिला रिमार्क तुमच्यासमोर सांगितलं आहे. टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स जर दिला तर हाऊ मच फ्रॅक्शन ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स विल क्रिएट अक्रॉस गिवन रजिस्टर्स. तर दिलेल्या रजिस्टर्सच्या अक्रॉसमधला PD किती आहे असं जर विचारलं तर या शॉर्टकट फॉर्म्युल्याचा उपयोग घ्या. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे, पुढचा रिमार्क आहे बेटा, सिरीज कॉम्बिनेशन कधी वापरणार तुम्ही. या प्रकारचं सिरीज कॉम्बिनेशन कधी वापरता, एखाद्या सर्किटचं रेजिस्टन्स जर वाढवायचा असेल, एखाद्या सर्किटचा रेजिस्टन्स जर वाढवायचा असेल तर काही नाही, पुन्हापेक्षा जास्त करायचं आहे, तोच रजिस्टर सरळ सिरीजमध्ये आणून जोडायचा. म्हणजे एखाद्या सर्किटचा रेजिस्टन्स वाढवायचा आहे, मग कुणापेक्षा जास्त करायचा आहे, 100पेक्षा जास्त करायचा आहे, बिनधास्त न विचार करता 100 ओहमचा रजिस्टर त्या सर्किटच्या सिरीजमध्ये जोडलात की ॲटोमॅटिकली रजिस्टर त्याचं एकूण रजिस्टर 100पेक्षा जास्त होणार. म्हणून दिस टेक्निक of the series combination is used to increase the resistance of the given circuit. दिए हुए सर्किट का रजिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो we have to connect the रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन. आपको रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा. तो ये है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का फायदा कब लेना है. चलो तो दूसरा रिमार्क लेते हैं. RS हमेशा बड़ा होता है लार्जेस्ट वैल्यू इन द कॉम्बिनेशन. उस कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स R1, R2, R3 कनेक्ट किया है उनमें से जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा RS होता है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS आने वाला है, इट इज द लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू इन द कॉम्बिनेशन, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वैल्यू इन द कॉम्बिनेशन. तो इसीलिए आपको लॉजिकली भी आंसर देना चाहिए. देखो बच्चों, आपके सामने ऐसे 2 क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी करता हूँ. अगर ये 12 वोल्ट है और ये 4 ओहम का है और ये 8 ओहम का रजिस्टर है बेटा, तो चलो 12 वोल्ट को डिवाइड करना है तो इसके अक्रॉस कितना आएगा. ऐसा अगर सॉल्व किया, ये 4 ओहम का दिया है, ये 8 ओहम का दिया है, ये 12 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा ऐसा पूछा. तो 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 तो 4 आएगा इसके अक्रॉस, 4 वोल्ट. तो इसके अक्रॉस कितना आया, 8 वोल्ट आया. तो ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते ना पिछले रिमार्क से. अब ऐसे पूछेंगे हम, 3 रजिस्टर्स है, 4 रजिस्टर्स है, 5 रजिस्टर्स है, 2 ओहम का है, 12 ओहम का है, 15 ओहम का है, 60 ओहम का है. तो इन सबको सीरीज में जोड़ दिया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RS. तो RS की वैल्यू पूछा है, आपको दिया गया है 10 ओहम है, 20 ओहम है, 50 ओहम है और 70 ओहम है. तो हम बिना सोचे हम डायरेक्टली इसको राइट करेंगे. क्यों, इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा है ना उससे बड़ा आएगा A डेफिनेटली. इससे छोटा तो RS नहीं होता है. ऐसे लॉजिकल आंसर देने के लिए हम ये समझा रहे हैं बच्चों आपको. तो आपको समझाने के लिए ये लॉजिकल ऑपरेशंस है बेटा, ट्रिक्स है ये. तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं. ये कंसेप्चुअल नॉलेज जब मिलता है तब बच्चे ग्रास्प कर लेते हैं बच्चा. चलो दूसरा भी रिमार्क आपके सामने बोल दिया बेटा. पहले रिमार्क का फायदा कब होता है इसका एग्जांपल दिया. सेकेंड रिमार्क का फार्मूला फायदा कब होता है ये भी मैंने अभी बोल दिया. तो अब नेक्स्ट ये है बेटा, सेकेंड रिमार्क को फिर दोबारा लिखता हूँ. लार्जेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे जो बड़ा है उससे भी बड़ा होता है. चलो बेटा तीसरा रिमार्क लिखना चाहते हैं. अगर आपके पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R है, ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है ना बेटा, मगर सबका रेजिस्टेंस R है. तो देखो, और सबके सबको अगर सीरीज में जोड़ दिया तो RS क्या होगा बेटा, n टाइम्स R प्लस R प्लस R प्लस R. अगर 10 रजिस्टर ऐसे R प्लस 10 इंटू R आएगा. ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर आपने सीरीज में जोड़ दिया तो टोटल रजिस्टेंस आएगा n टाइम्स R. आपके पास अगर
10 ऐसे 10 ओम के 100 रजिस्टर्स है, सबको सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में जोड़ के बनाने में सर्किट बनाते मत बैठिए। चलो कितने रजिस्टर्स है? 100 है, तो एन की वैल्यू 100, ईच एंड एवरी रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 10, तो 1000 ओम आएगा RS। तो ऐसे निकाल सकते बच्चों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, उसका पहला रिमार्क, सेकेंड रिमार्क, थर्ड रिमार्क बन जाता है। तो इस तरह बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के लिए हमें क्या करना होगा? आपके सामने एक समस्या क्रिएट कर रहा हूं बेटा। कैसे? देखो, अगर आपके पास डिब्बा भर के रजिस्टर्स हैं, डिब्बा भर के रजिस्टर्स हैं, इस डिब्बे में हर रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है, 2 ओम, और आपको 50 ओम का रजिस्टेंस बनाना है, या 10 ओम का रजिस्टेंस बनाना है, 8 ओम का रजिस्टेंस बनाना है, 16 ओम का रजिस्टेंस बनाना है। तो देखो, अवेलेबल ईच एंड एवरी रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम। तो हमें 2 ओम रजिस्टर्स, ढेर सारे रजिस्टर्स है, उससे हम 8 ओम का रजिस्टर्स बनाना है। तो हमें कितने रजिस्टर को ड्रॉ करना होगा उस डिब्बे में से, और उन सबको कैसे कनेक्ट करना होगा? आपको रजिस्टेंस बढ़ाना है ना बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को याद करना। और कितने रजिस्टर उठाना होता है? इधर आ जाइए, सबका वैल्यू सेम है ना? हाँ, तो आपको कितना रजिस्टेंस निकालना है? 18, मान लो 18, और ईच एंड एवरी का कितना रजिस्टेंस है? 2 है। तो अब कितने रजिस्टर उठाना होगा? तो 9 रजिस्टर्स उठाना होगा। तो इस डिब्बे में से 9 रजिस्टर उठाओ और सबके सबको कैसे जोड़ दो? सीरीज में। तब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको 10 ओम का रजिस्टेंस चाहिए 10 ओम का, अवेलेबल है 2 ओम के, तो आप कितने रजिस्टर उठाओगे? तो 10 डिवाइड बाय 2, 5 रजिस्टर उठाएंगे और उसको सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। इस नॉलेज का उपयोग कहाँ कैसे करते हैं लोग, कहाँ कैसे करते हैं इंजीनियर्स, ये हम आपको समझा रहे हैं बेटा। तो ये सब प्रॉब्लम्स है बच्चों। इस प्रॉब्लम को मैं ओरली आपके सामने रिमार्क के फॉर्म में रखता हूँ। तो पहला रिमार्क ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा रिमार्क ऐसा है, प्रॉब्लम के फॉर्म में आपके सामने दे रहा हूँ। आपके पास ढेर सारे रजिस्टर्स है, ईच एंड एवरी रजिस्टर सेम वैल्यू का है। तो हमें कैसे कितने रजिस्टर्स ड्रॉ करना होगा, प्रोबेबिलिटी कितने रजिस्टर ड्रॉ करना होगा और सबको कैसे कनेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम पूछा तो ऐसे सॉल्व करना बच्चों। तो चलिए बच्चों, तो अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है तो इसको प्लस प्लस डैश डैश प्लस RN बोल के भी लिख सकते हैं। तो अगर इन जनरल अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैविंग डिफरेंट रजिस्टर्स अगर है तो RS को हम डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह है रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश RN। तो बच्चों ये सीरीज कॉम्बिनेशन जनरल अलग अलग डिफरेंट वैल्यू के रजिस्टर्स है कनेक्टेड इन सीरीज। ये आइडेंटिकल रजिस्टर्स है, ये सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, और ये कैसे पोटेंशियल डिवाइड करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अलग अलग रजिस्टर्स दिए हैं। तो समझे बेटा? तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन और उसके ऊपर के कुछ रिमार्केबल थिंग्स। अब जा रहे हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के तरफ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहा जाता है? अगर सिर्फ दोनों में एक जंक्शन कॉमन है तो अब सीरीज कहा जाता है उसको।